हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला लेक्चर आपको मिला था उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में आपने भूकंपीय तरंग और उसकी जो विशेषता होती है उसके बारे में पढ़ाई किया था। आज के लेक्चर में हम या आज के आगे जो आपका ये लेक्चर का सीरीज चलेगा, इसमें हम लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने चलेंगे वो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मददगार साबित होगा। आरएस के नए सिलेबस में ये जोड़ भी दिया गया है, जो मेंस का सिलेबस है, तो उस दृष्टिकोण से भी, और साथ ही साथ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के जो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसमें यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो उपलब्ध प्रमाण है, खासकर जिन प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, भूगर्भवेत्ताओं ने जानकारी उपलब्ध कराया है, उस एविडेंस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीरीज जो होगा ये आपका 3 लेक्चर में होगा, जो 3 क्लास हो जाएगा उसमें हो जाएगा, जिसमें एक लेक्चर आप भूकंपीय तरंग और उसके गुण के बारे में जान चुके हैं। आज इसमें हम लोग जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का उद्देश्य क्या है इस पर, और साथ ही साथ आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हमारे पास किस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं, इन 2 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये दोनों टॉपिक चर्चा हो जाने के बाद जो एक टॉपिक आप पहले से ही इसमें जान चुके हैं वो प्रमाण से ही संदर्भित है, जिसमें भूकंपीय तरंग और उसके गुण के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तब मैं इस पर तीसरा क्लास लूँगा, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो परंपरागत विचार है, यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, परंपरागत विचार पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो आधुनिक विचार है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उस आधुनिक विचार पर चर्चा करेंगे। तो ये 2 टॉपिक जो होगा ये लेक्चर नंबर 3 में होगा। आज हम इसमें उद्देश्य और जिन प्रमाणों पर आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन उपलब्ध है, अध्ययन आधारित है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको जो प्रत्येक क्लास में आपको जो सूचनाएं दी जाती है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि आपका जो आमंत्रण क्लासेज चैनल है, आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल है, ऐप है, इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक क्लास मिलता है। दूसरा, इस पर आने वाले समय में आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होगा और उसका पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का आपको क्लास उपलब्ध कराया जाएगा। करंट अफेयर्स का आपको मिल रहा है, पॉलिटी की क्लास आपको मिल रही थी, बीच में वो ब्रेक है क्योंकि आपको ज्योग्राफी की क्लास मिल रही है, और थोड़ा मुझे दौड़ धूप करना पड़ रहा है, इसके कारण भी बीच में आपकी क्लास ब्रेक हो जा रही है। साथ ही साथ आपके लिए भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी उपलब्ध कराया जाएगा कोर्स, और निबंध की कक्षाएं भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो डाउट होगा आप इस पर पूछ सकते हैं। क्लास टाइम टेबल, क्लास पीडीएफ, किसी भी प्रकार की सूचनाएं आप यहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर को भी नोट डाउन कर लीजिए, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस संदर्भ में, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में आप हमसे डायरेक्ट इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मेरा क्लास आप मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं, जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है। आप इस ऐप को डायरेक्ट इस लिंक से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, ताकि इस ऐप पर जो क्लास बेनिफिट है, जो फ्री बेनिफिट मिलेगा आपको, वो भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। और इस संदर्भ में यदि आप किसी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का यदि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें, आपका स्वागत रहेगा। तो आइए आज की कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की कक्षा की जो शुरुआत करेंगे तो बेसिकली हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इस पर हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसका हम लोग एक चार्टिंग कर लेते हैं, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। इस फ्लो चार्ट के आधार पर हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में जब हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उत्पन्न होता है
कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन जो किए गए हैं वो किन प्रमाणों के आधार पर है। तो आंतरिक संरचना अध्ययन के लिए क्या है कि जो उपलब्ध प्रमाण है, अर्थात जिन प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाले हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उपलब्ध प्रमाण। उपलब्ध प्रमाण के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि आंतरिक संरचना के अध्ययन पर जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन के दृष्टिकोण के ऊपर। और अध्ययन के दृष्टिकोण के बाद जो है जो हम लोग इसके निष्कर्ष पर फाइनल पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध प्रमाण है, इस प्रमाण को बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग 4 सेक्शन में रख सकते हैं। एक, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए उपलब्ध प्रमाण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। दूसरा जिसके लिए उपलब्ध प्रमाण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं का जो इस दिशा में कार्य है, शोध संस्थाओं का कार्य, तो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं के जो कार्य हैं, बीच बीच में इससे संबंधित जो कुछ जनरल निकलते रहते हैं, वो हो जाएगा। और आंतरिक संरचना के अध्ययन के जो परंपरागत विचार हैं, उस परंपरागत विचार का भी कुछ परंपरागत विचार जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में, उस परंपरागत विचार के जो कुछ मत हैं वो हालांकि वो अब नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर वो खरे नहीं उतरते, लेकिन फिर भी जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन की शुरुआत की गई थी, तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके संदर्भ में द्वैतवादी और अद्वैतवादी संकल्पना आए थे, तो उससे हमें कुछ जानकारी मिलेगी जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब इन प्रमाणों के आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है, ये 2 प्रकार से किया गया। इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत विचार कहेंगे, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, क्लासिकल विचार कह सकते हैं, आप ओल्ड मत भी इसे कह सकते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधुनिक विचार कहेंगे, मॉडर्न थ्योरी कहेंगे, मॉडर्न विचार कहेंगे। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं उद्देश्य की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है, और फिर जो आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हमारे पास उपलब्ध प्रमाण है। आज इस सेशन में हम इस 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक आप पहले भूकंपीय तरंग और उसके गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर दृष्टिकोण जो है, जो क्लासिकल विचार है इस पर, और जो मॉडर्न विचार है इस पर हम अपने तीसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो 3 लेक्चर में ये सेशन जो है आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेंगे, तभी आपका जो उपलब्ध प्रमाण है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी के लिए एक सूचनाएं हैं, खुशी की भी बात है कि अपना जो ये परिवार है आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल 500 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है। ये आप लोगों के सहयोग का परिणाम है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो उम्मीदें हैं मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूँ। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात तो इसमें यह उभर कर आती है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है यह किस विषय के अंतर्गत आता है, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। और उसके बाद तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का जो विषय है ये बेसिकली क्या है, भूगर्भ विज्ञान का विषय है। भूगर्भ विज्ञान का यानी कि जियोलॉजी का, भूगर्भ विज्ञान का विषय है, एक तरीके से भूगर्भ विज्ञान का विषय है। और भूगर्भ विज्ञान का विषय होने के नाते क्या है कि यह जो है भूगोल में शामिल नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन यदि आप तकनीकी तौर पर देखेंगे तो भूगोल में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल में शामिल नहीं है।
क्योंकि हम लोग आंतरिक संरचना में पृथ्वी धरातल के सरफेस के अंदर की चीज़ों को जानते हैं, जबकि भूगोल जो है पृथ्वी के सतह के ऊपर का अध्ययन है, जबकि हम लोग इसमें सतह के अंदर की चीज़ों को जानेंगे। तो इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का क्षेत्र है, ये भूगर्भ विज्ञान का विषय है, जियोलॉजी का विषय है, मूल रूप से ये भूगोल में नहीं आता। अब प्रश्न उत्पन्न आता है कि जब ये भूगोल में शामिल नहीं है तो फिर हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, अध्ययन क्यों करते हैं। सबसे पहले यही अध्ययन क्यों करते हैं, एक अपने आप यहाँ से प्रश्न क्रिएट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल का विषय नहीं है और फिर भी हम इसका अध्ययन करते हैं, इसका मूल कारण क्या है कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति को जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि उद्देश्य में और क्लियर होगा, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति को जानने का प्रयास करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति को जानने का प्रयास करते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक शक्ति को जानने का प्रयास करते हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो ये जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं ना, ये धरातल पर बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम है। धरातल पर क्या है, धरातल पर बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम है। जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, एवलांस हुआ, हिम प्रवाह हुआ, तो धरातल पर बड़े परिवर्तन लाने में क्या है, ये लाने में सक्षम है। और जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की ये जो आंतरिक शक्तियां धरातल पर बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम है। इन परिवर्तनों से क्या होता है कि ये जब परिवर्तन आते हैं, इन परिवर्तनों से मानव और उसका पर्यावरण प्रभावित होता है। क्या होता है कि मानव और हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, मानव और उसका पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित होता है। मानव और पर्यावरण प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसके घटित होने पर धरातल के सरफेस पर मूलभूत परिवर्तन आ जाते हैं। और उन परिवर्तनों से या उन शक्तियों से क्या होता है कि मानव और उसका जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि हम उन शक्तियों के बारे में जान सकें जो हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत ही गहरे तौर पर प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन है, ये विषय के दृष्टिकोण से, क्षेत्र के दृष्टिकोण से भूगर्भ विज्ञान का विषय है, भूगोल में शामिल नहीं है। क्योंकि भूगोल में हम धरातल और उसके सतह के ऊपर की जो चीजें हैं उसका अध्ययन करते हैं, जबकि भूगर्भ विज्ञान में हम लोग या पृथ्वी के आंतरिक संरचना में धरातल के नीचे के विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम फिर क्यों अध्ययन करते हैं जब ये भूगोल में शामिल नहीं है। तो इसका मूल कारण यह है कि हम पृथ्वी के उस आंतरिक शक्ति को जान सकें, उस फोर्स को जान सकें जो धरातल पर बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम है, और उन परिवर्तनों से मानव और उसका पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां, जो इस तरीके के परिवर्तन लाते हैं। तो ये एक सेगमेंट है इसमें जो आपको ध्यान में रखना है। अब जाहिर सी बात है कि क्लियर हो चुका है कि इस तरीके के जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य तो यही हो गया कि उस बल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, तो उस बल के बारे में जानकारी लेना, उस बल के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है। उस बल के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो क्या करता है, जो मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है। क्या करता है, जो मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव और उसके क्या करता है, मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। क्या करता है, मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो हमारा प्राइम उद्देश्य यही है कि हम उस बल को जान सकें, पृथ्वी के आंतरिक शक्ति को जान सकें जो मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के
आंतरिक बल के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में? तो पृथ्वी के आंतरिक बल के बारे में जानना चाहते हैं, आंतरिक बल के बारे में। तीसरा हमारा उद्देश्य क्या है? तो तीसरा हमारा यह भी उद्देश्य होता है कि हम यह जान सकें कि धरातल के नीचे भूगर्भ में भौतिक और रासायनिक दशा किस प्रकार की है। भूगर्भ के अंदर क्या है कि भौतिक और रासायनिक दशा जो है ये किस प्रकार की है, भौतिक और रासायनिक दशा किस प्रकार की है, ये हमें जानना है। भौतिक और रासायनिक दशा किस प्रकार की है, ये हमारा जानना उद्देश्य है। न केवल भौतिक और रासायनिक दशा, बल्कि हमें यह भी जानने की आकांक्षा रहती है कि पदार्थ जो है उसका घनत्व क्या है। घनत्व क्या है, यानी इसका अर्थ यह है कि हमारी पृथ्वी जिन पदार्थों से बनी हुई है उसका घनत्व क्या है। न केवल घनत्व, बल्कि उन पदार्थों का रासायनिक संयोजन क्या है। जिन पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी है उनका रासायनिक संयोजन क्या है, ये हमें देखना है। और साथ ही साथ छठा हो गया कि किन पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी है, किन पदार्थों से, इसके बारे में हमें जानना है। किन पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी बनी है, इसके बारे में हमें जानना है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का जो पहला उद्देश्य हो गया, यह हो गया कि हम उस बल के बारे में जान सकें जो बल मानव और उसके पर्यावरण को प्रभावित करता है, अर्थात यह आंतरिक बल है, उसके बारे में जानना। तीसरा, भूगर्भ के अंदर भौतिक और रासायनिक दशाएं कैसी है, अर्थात चट्टानें कहाँ ठोस अवस्था में, कहाँ द्रव अवस्था में, कहाँ किस स्टेज में है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जिन पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी है उन पदार्थों का घनत्व क्या है, उनका रासायनिक संयोजन क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करना पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन का मूल उद्देश्य है। अब जब आप ये जान गए हैं तो अब इसमें तीसरा सेक्शन बनता है। जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध स्रोत है, उपलब्ध स्रोत, या हम ये कह सकते हैं कि जिन स्रोत या प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो जैसे मैंने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि 4 तरीके के एविडेंस हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शोध कार्य हैं, और फिर जो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जो पहले के सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में हमारे पास क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है और किन प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको हम लोग कहते हैं खनन से प्राप्त पदार्थ। क्या कहते हैं? खनन से प्राप्त पदार्थ। खनन से प्राप्त पदार्थ। तो खनन से प्राप्त पदार्थ का यहाँ पर आता है कि विश्व के विभिन्न भागों में खनन किए जाते हैं और खनन करके हम लोग माइन निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में जो सोने और हीरे की खानें हैं वो धरातल से क्या है कि यदि आप इसको 0 किलोमीटर मान लो तो धरातल से लगभग 4 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक ये गहरी खान बनाई गई है। हम इसके नीचे संभवतः नहीं जा पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से अधिक गहरी खान बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। लेकिन ये जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक गहरी खानें बनाई गई है, तो इन खानों से जो प्राप्त चट्टान है, क्योंकि इतनी गहराई तक हमारे पास प्राप्त चट्टान है, तो इतनी गहराई तक के प्राप्त चट्टानों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाले हैं कि जो पृथ्वी है उसका रासायनिक संगठन क्या है, पदार्थ का घनत्व क्या है, कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर द्रव है। ये तो भारत और विश्व के विभिन्न भागों में जो खनन कार्य किए गए हैं, इस खनन से जो प्राप्त मटेरियल है उस मटेरियल का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाले हैं कि पृथ्वी के अंतस्थ की भौतिक और रासायनिक दशाएं किस प्रकार है। दूसरा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें वो क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थ। ज्वालामुखी उद्गार या विस्फोट से प्राप्त पदार्थ, ज्वालामुखी विस्फोट से
प्राप्त पदार्थ। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो प्राप्त पदार्थ है ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण क्लू प्रदान करता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या है कि हमें पदार्थ 3 रूपों में मिलता है। कुछ इसमें ठोस रूप में पदार्थ मिलता है, कुछ इसमें जो होता है वो द्रव रूप में मिलता है, और कुछ इसमें जो होता है वो गैसीय रूप में मिलता है। इस 3 रूप में वोल्केनिक इरप्शन से हमारे पास पदार्थ की प्राप्ति होती है। इसका जो द्रव रूप होता है, इस द्रव रूप को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो इसका जो द्रव रूप है ये मैग्मा है, और मैग्मा का जो रासायनिक कंपोजिशन है इसमें मूल रूप से क्या है कि सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तो कंपोजिशन के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। साथ ही साथ ये मैग्मा जब धरातल पर प्रकट होता है तो इसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। तो विश्व भर में जहाँ से भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उस उद्गार से जो प्राप्त होता है उसके अध्ययन के आधार पर भी निष्कर्ष निकाले गए। जैसे यहाँ से आप क्लू कर सकते हैं कि इसका द्रव रूप जो है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। मैग्मा बेसिकली क्या है कि चट्टानों का जो पिघलित रूप है, प्लास्टिक स्टेज है और द्रव स्टेज है, उसी को मैग्मा कहते हैं। अब ये सिलिका और मैग्नीशियम का कंपोजिशन का है, और जब ये धरातल पर प्रकट होता है इसका टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक होता है। तो हम इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाले कि पृथ्वी में ये धरातल के नीचे भूगर्भ में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पर मैग्मा का फॉर्मेशन होता है वहाँ के चट्टानों का कंपोजिशन यानी रासायनिक संयोजन सिलिका और मैग्नीशियम का है। साथ ही साथ इसका तापमान काफ़ी अधिक होता है। तो ये हमें क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण एविडेंस प्रदान करता है पृथ्वी के अंतस्थ की भौतिक और रासायनिक दशा को समझने में। कहीं न कहीं पदार्थ द्रव अवस्था में है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, और जहाँ का पदार्थ द्रव अवस्था में जहाँ से ये निकलता है वहाँ का कंपोजिशन क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का है। तीसरा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस तीसरे प्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना। क्या कहते हैं इसको? गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहते हैं गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना। तो ये जो गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना होती है, इसको यदि आप टेक्निकली समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको समझना। जैसे मान लीजिए भारत है और ये बंगाल का खाड़ी हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ये सी लेवल हो जाएगा, और ये बंगाल के खाड़ी की नितल की चट्टानें हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैरिन फ्लोर कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? नितल कहते हैं। तो गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि इस सागर के नितल की चट्टानों को ड्रिल करके निकाला जाता है। प्रवेधन का अर्थ होता है कि एक छोटे से एरिया को आप कवर कर रहे हैं और वर्टिकली अंदर ड्रिल करते हुए प्रवेश करके चट्टान को निकाले। जैसे गांव में आप चापाकल या बोरिंग कभी लगवाते होंगे नए, तो आप देखते होंगे कि वर्टिकली उसको हम जाते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकली प्रवेश करके चट्टानों को निकालना जो है वो क्या कहलाता है? गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना। गहन का अर्थ है कि गहरे सागर में, बीच सागर में जाकर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो मैरिन फ्लोर है, ये जो महासागर का नितल है या उसके नीचे की जो चट्टानें हैं वो किस कंपोजिशन का है, किस प्रक्रिया से बना है, चट्टानें किस अवस्था में, ये तमाम जानकारी हमें इस गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना से मिलती है। इसी प्रकार जो चौथा डायरेक्ट एविडेंस है उसको इसी तरीके का एक है जिसको हम लोग कहते हैं समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। क्या कहते हैं? समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। तो इस समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि रूस का एक जगह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोला पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से रूस का हो जाएगा, ये मेडिटेरियन, ये पश्चिमी यूरोप, तो ये आर्कटिक सागर का यहाँ पर एरिया हो जाएगा।
तो आर्कटिक सागर में वैज्ञानिकों ने क्या किए हैं कि रूस के कोला प्रायद्वीप के पास लगभग 12 किलोमीटर तक गहरी ड्रिल कर डाली है। 12 किलोमीटर तक की ड्रिल कर डाली है और आर्कटिक सागर में 12 किलोमीटर तक गहरी ड्रिल करके वहां से चट्टानें निकाली गई है और उसका अध्ययन किया गया है। और इन अध्ययनों के आधार पर तो वो जो चट्टानें निकाली गई होंगी वो बेसिकली क्या मैरीन फ्लोर और उसके नीचे की चट्टान है। तो हम ये जान पाएंगे कि मैरीन फ्लोर किस तरीके से बनता है, उसका कंपोजिशन क्या है, किस अवस्था में है वो, उसका घनत्व क्या है, ये तमाम चीज़ें इससे निष्कर्ष निकल कर आई है। तो पृथ्वी के अंतस्थ के दशा में अभी जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है उसमें कई स्रोतों पर आधारित है। उसमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें आपने देखा कि विश्व भर में जो खनन क्षेत्र हैं उनसे जो प्राप्त चट्टानें होती है उस पर आधारित है। दूसरा जो ज्वालामुखी पदार्थ प्राप्त होता है उस पर आधारित है। तीसरा जो गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना है उस पर आधारित है। और चौथा जो समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना है उस पर आधारित है। ये चारों क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने का। अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने का जो दूसरा एविडेंस है वो क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं या इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है कि जिसको हम प्रयोगशाला में किए गए ऑब्जर्वेशन के आधार पर सत्यापित करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या था, आपने देखा, महसूस किया, उसका स्टडी कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रयोगशाला में किए गए ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण में जो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तापमान। तो तापमान को समझने का हमारे पास क्या है कि हम इसे दो तरीके से समझेंगे। दो तरीके से क्या समझेंगे कि भूगर्भ में तापमान किस तरीके से इंक्रीज करता है, इस पर क्या है एक प्राचीन विचार भी है जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें बहुत वैज्ञानिकता के नज़दीक नहीं दिखाई देगा। और इस पर जो अब तापमान बढ़ने पर जो नवीन मत है या जो नवीन विचार है वो क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन विचार के अनुसार क्या था कि इसमें ऐसा माना गया था कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर क्या होता है, 1 डिग्री से तापमान बढ़ जाता है। तो यदि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री से तापमान बढ़ता है तो ऑल ओवर हम कैलकुलेशन के लिए समझ सकते हैं कि 30 तिहाई 90 यानी कि लगभग 100 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाएगा, तो 100 मीटर की गहराई पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कि 1 किलोमीटर की गहराई पर कितना तापमान हो जाएगा। और पृथ्वी का जो 6371 किलोमीटर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इतने गहराई पर इस रेट से टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि उतने टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है, अंदरूनी भाग में खासकर ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया होता है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। ये जो होगा पृथ्वी के आंतरिक कोर का क्षेत्र है, इंटीरियर कोर का क्षेत्र है। और ये जो आंतरिक कोर होगा, ये आंतरिक कोर किस तरह से व्यवहार करता है, ये आंतरिक कोर जो है ठोस तरीके से व्यवहार करता है। तो इतने टेम्परेचर पर कोई वस्तु ठोस रूप में कैसे हो सकती है, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ना संभव नहीं है। नवीन विचार में यह मान्यता है, नवीन विचार में, कि प्रारंभ में प्रारंभ में क्या है कि 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि 100 किलोमीटर की गहराई पर कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर इसमें यह माना गया है कि 101 किलोमीटर से लेके क्या है कि 300 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो ये 200 किलोमीटर का एरिया हो गया। तो इसका अर्थ है कि इतने दूरी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड होगा। और इसके बाद 301 किलोमीटर से आगे प्रति किलोमीटर क्या है, 1 डिग्री से तापमान बढ़ता है। तो इस तरीके से यदि आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा
कि यहाँ पर देखो ये 300 किलोमीटर तक आ गया और पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो कितना है 6371 किलोमीटर। तो आप मान के चलो कि ये कितना हो जाएगा, टोटल को आप जब टेम्परेचर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा प्लस 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और प्लस आप मान लो 6071 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा 6071 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड हो जाएगा इसमें। तो इस हिसाब से 1 हो गया, 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 1 7, यानी कि 7671 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नए विचार से तो बनता है। इतना भी तापमान क्या है, किसी भी पदार्थ को पिघलाने के लिए यदि लोहा ही होगा आंतरिक कोर में तो ये उसके क्यूरी पॉइंट से बहुत अधिक टेम्परेचर है तो वो मोल्टेन स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी यदि पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस की भांति व्यवहार करते हैं, इसका अर्थ है कि इसका कुछ कारण और होगा जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन दोनों जो नवीन और पुराने विचार हैं टेम्परेचर के संदर्भ में, इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हमें ये मूल बातें ध्यान में रखनी है। तो इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं सबसे पहला कि गहराई बढ़ने के साथ क्या है, तापमान बढ़ता है। पहला क्या है निष्कर्ष में कि गहराई बढ़ने के साथ, सबसे पहला क्या है कि गहराई बढ़ने के साथ तापमान क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता है। ये एक पहला निष्कर्ष आ रहा है। लेकिन अब और थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो दूसरा निष्कर्ष क्या आ जाएगा कि गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने की दर क्या है, घटते हुए दर से बढ़ रही है, घटते हुए दर से बढ़ रही है, घटते हुए दर से क्या हो रहा है, बढ़ना हो रहा है, घटते हुए दर से बढ़ना हो रहा है। और तीसरा इससे यह भी निष्कर्ष निकल रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भागों में तापमान तेजी से बढ़ता है। तो इसका भी कुछ न कुछ कारण है जो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये फाइनल निष्कर्ष आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। दूसरा जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वो क्या है, तो पृथ्वी जिन पदार्थों से निर्मित है उनके घनत्व पर आधारित है। तो जिन पदार्थों से निर्मित है घनत्व पर, तो हमारी पृथ्वी जिन पदार्थों से निर्मित है उसका जो औसत घनत्व है, औसत डेंसिटी क्या है, तो उसका औसत घनत्व जो है वो 5.5 है, ये इसका औसत घनत्व है। और जब 5.5 औसत घनत्व है तो यहाँ से एक निष्कर्ष फिर से हम निकाल सकते हैं, जो निकलता है वो ये है निष्कर्ष कि जैसे पृथ्वी में डिफरेंट लेयर है, जैसे कि मान लें कि अभी हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी में क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो पृथ्वी में डिफरेंट लेयर है तो डिफरेंट लेयर का घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है कि डिफरेंट लेयर का घनत्व क्या होगा, अलग होगा, घनत्व अलग अलग होगा। क्योंकि यदि 5.5 औसत घनत्व है तो डिफरेंट लेयर का औसत घनत्व क्या होगा या घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा, ये निकलता है। लेकिन अब यहाँ से हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल क्या है कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसके तुलना में जो नीचे का मैंटल है उसका घनत्व अधिक है, और मैंटल के तुलना में नीचे का जो आगे हम लोग देखेंगे कोर है इसका घनत्व उससे भी अधिक है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि क्रस्ट का घनत्व सबसे कम है, क्रस्ट के तुलना में मैंटल का घनत्व अधिक है और मैंटल के तुलना में कोर का भी घनत्व अधिक है। तो अब इससे पहला पॉइंट ये निकल रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ क्या है, पदार्थ का गहराई बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ रहा है। गहराई बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, तो गहराई बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ रहा है। घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गहराई बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गहराई बढ़ने के साथ यदि घनत्व बढ़ रहा है तो इसका कारण होगा कुछ। इसका सबसे पहला कारण क्या है कि अधिक गहराई में हैवी मटेरियल की उपस्थिति। अधिक गहराई में किसका, तो अधिक गहराई में भारी पदार्थों की जो उपस्थिति है, अधिक गहराई में भारी पदार्थों की उपस्थिति इसका मूल कारण है। और दूसरा जो घनत्व बढ़ने का कारण है वो ये है कि अध्यारोपित चट्टानों का जो वजन है, जो प्रेशर है, अध्यारोपित चट्टानों का जो दबाव है वो क्या बढ़ा रहा है, घनत्व को। क्योंकि घनत्व क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे
कि प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आप पदार्थ को कितना ही प्रेशराइज कर दीजिए उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल कोर के अंतिम पॉइंट तक जाते हैं तो घनत्व बढ़ती है। इसका मूल कारण जो है घनत्व बढ़ने का वो है कि अधिक गहराई में भारी पदार्थों की उपस्थिति, और दूसरा जो ऊपर से अध्यारोपित चट्टानों का प्रेशर है वो घनत्व को इंक्रीज कर रहा है। तीसरा जो अप्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा वो क्या है, तो दबाव हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि आप देखेंगे कि जिस तरीके से घनत्व में वृद्धि हो रही है उसी तरीके से क्या होता है कि गहराई बढ़ने के साथ दबाव में भी कंटिन्यू वृद्धि होती है। गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है, गहराई बढ़ने के साथ दबाव निरंतर बढ़ता है, दबाव बढ़ती है। यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि जब आप क्रस्ट से मेंटल में जाएंगे तो मेंटल में प्रेशर अधिक मिलेगा, मेंटल से कोर में जाएंगे तो वहां और मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि गहराई बढ़ने के साथ यदि दबाव बढ़ती है तो इसके भी कारण होंगे, और इसके भी वही दो कारण होंगे जो घनत्व बढ़ने के हैं। पहला कारण क्या हो जाएगा इसमें भी कि जो अध्यारोपित चट्टानों का क्या है कि वजन है, अध्यारोपित चट्टानों का क्या होगा, वजन, या अध्यारोपित चट्टानों का वजन क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाएगा। इसका अर्थ यह है कि आप क्रस्ट में मान लो इस पॉइंट पर हैं, इतने ही ऊंचे चट्टानों का आपके ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन जब आप मेंटल में यहाँ पर हैं तो यहाँ से यहाँ तक के चट्टानों का आपके ऊपर प्रेशर होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके ऊपर क्या होगा, वजन अधिक होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और मेंटल से भी यदि आप कोर में आ गए तो यहाँ से लेके पूरे क्रस्ट से लेके यहाँ तक के चट्टानों का आपके ऊपर वजन है, तो आपके ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो अध्यारोपित चट्टानों का जो वजन है वो प्रेशर को बढ़ा रहा है। और दूसरा कि अधिक गहराई में जो भारी पदार्थ की उपस्थिति है, उस भारी पदार्थ की उपस्थिति के कारण भी क्या होता है कि चट्टानों का प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो गहराई बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, घनत्व और दबाव दोनों में वृद्धि होती है। ये तीसरा हो गया। चौथा जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है, वो चौथा अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व विसंगति कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गुरुत्व विसंगति क्या है और इससे हमें क्या निकलता है। तो गुरुत्व विसंगति का अर्थ होता है कि जो फिजिक्स का सिद्धांत है, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाए विषुवत रेखा इक्वेटर, और ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाए और ये 90 डिग्री साउथ हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, यानी कि इसका जो एक तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है ये अधिकतम है ध्रुवों के पास। कहाँ पर है, ध्रुवों के पास क्या है, ये अधिकतम है। और ये न्यूनतम कहाँ है, तो इक्वेटर के पास क्या है, ये न्यूनतम है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, बदल रहा है, यानी कम से आप अधिक की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश में गुरुत्वाकर्षण का मान असमान है। गुरुत्वाकर्षण की इसी असमानता को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। अब ये जो गुरुत्व विसंगति है इसको आपको दो तरीके से समझना है। नॉर्मली क्या है कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के मान बढ़ने का कारण है क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कम होती जाती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक है। लेकिन तो एक तो इसका कारण गुरुत्व विसंगति का क्या हो गया कि यह निर्भर किस पर कर रही है कि पृथ्वी का जो आर है उस पर। लेकिन दूसरा, यह न्यूटन के, यदि हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को देखें, न्यूटन के किसको, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक ग्रेविटेशनल लॉ, तो न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको यदि यहाँ पर हम लोग लागू करते हैं तो थोड़ा सा और जानकारी मिलती है। ये नियम क्या कहता है, इस नियम का फॉर्मूला है Gm1m2 बाई क्या है, आर स्क्वायर है। यहाँ पर G यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, m1 और m2 दो पिंड है जिसमें एक पिंड का द्रव्यमान क्या है, m1 है,
और दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2 है, यानी m1 के बदला में m2 जो पिंड है इसका द्रव्यमान अधिक है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये r है। तो इस फॉर्मूला का अर्थ निकलता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में आकर्षण बल होता है जो पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मास अधिक, आकर्षण अधिक, और दूरी बढ़ते जाएगी तो आकर्षण कम होते जाएगा। यहाँ से ये अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका अर्थ ये निकलता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है या जो आकर्षण बल है ये किससे प्रभावित हो रहा है यहाँ पर, तो गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान पर भी क्या हो रहा है, निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि जिस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक है उसका आकर्षण भी क्या हो रहा है, अधिक है। तो हम ये मान सकते हैं इस नियम से कि हो सकता है कि पृथ्वी जो हमारी है वो विभिन्न द्रव्यमान वाली पदार्थों से निर्मित है, इसलिए पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में गुरुत्वाकर्षण की असमानता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि गुरुत्वीय विसंगति का अर्थ है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान का असमान होना। ये न्यूनतम इक्वेटर के पास है और एक मैक्सिमम ध्रुवों के पास है, विच मीन्स पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश में गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। बट ये जो गुरुत्वाकर्षण का मान इक्वेटर के पास कम है और ध्रुव के पास अधिक, इसका मूल कारण क्या है, फिजिक्स के दृष्टिकोण से ही इसका मूल कारण है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे r का मान कम होते जाएगा, इस दृष्टि कारण से। लेकिन दूसरा यदि हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को देख लें तो ये कहता है कि आकर्षण बल द्रव्यमान से भी प्रभावित होता है। तो इस निष्कर्ष से हम यह निकाल सकते हैं कि इट में भी पृथ्वी में विभिन्न द्रव्यमान की पदार्थें उपस्थित है जिसके कारण पृथ्वी में गुरुत्वीय विसंगति का गुण पाया जाता है। ये चौथा हो गया। पांचवा जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूचुंबकीय सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूचुंबकीय सर्वेक्षण, जियोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको, भूचुंबकीय सर्वेक्षण। तो जो भूचुंबकीय सर्वेक्षण है ये क्या कहता है, इसमें हम ये जानते हैं, यह निष्कर्ष निकला है कि पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर क्रस्ट है तो क्रस्ट की चट्टानों में क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्रस्ट की चट्टानों में क्या है, क्रस्ट की चट्टानों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रस्ट की चट्टानों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि क्रस्ट के चट्टानों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं तो ये चुंबकीय गुण उत्पन्न किससे होता है, तो ये चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है नॉर्मली लौह पदार्थों से उत्पन्न होता है, लौह पदार्थों से होता है। चुंबकीय गुण की उत्पत्ति किससे होती है, लौह पदार्थों से। तो अब यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, निष्कर्ष हमें क्या मिलता है ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि चूंकि क्रस्ट की चट्टानें चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है और हम जानते हैं कि चुंबक की उत्पत्ति लौह पदार्थ से होती है, इसका अर्थ निकलता है कि पृथ्वी में कहीं न कहीं क्या है, लौह पदार्थ की उपस्थिति है। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में कहीं ना कहीं क्या है, लौह पदार्थ की उपस्थिति है। कहीं ना कहीं क्या है, पृथ्वी में कहीं न कहीं लौह पदार्थ की उपस्थिति है। एक तो यह निष्कर्ष निकलता है लौह पदार्थ की उपस्थिति है, और दूसरा इससे निष्कर्ष यह भी निकलता है कि जहाँ पर लौह पदार्थ है वहीं से जियोमैग्नेटिज्म की उत्पत्ति होती है। वहीं से क्या हो रहा है, वहीं से भूचुंबकत्व की उत्पत्ति हो रही है, वहीं से भूचुंबकत्व की उत्पत्ति। तो जहाँ ये लौह पदार्थ उपस्थित है वहीं से क्या हो रहा है, भूचुंबकत्व या जियोमैग्नेटिज्म की उत्पत्ति हो रही है। तो ये पांचवा जो है हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रमाण है। छठा जो हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रमाण है उस छठे अप्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग और उसके गुण। भूकंपीय तरंग है, भूकंपीय तरंग और उसके गुण।
तो भूकंपीय तरंग और उसके गुण के बारे में आप इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कशन नहीं करूँगा। आप जो नहीं देखे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में आप जरूर उसको देख लेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो भूकंपीय तरंग और गुण को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा तो आपका फ्रेश तरीके से टॉपिक की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये अप्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। तो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण में किसको किसको देखा? एक देखा कि जो खनन से प्राप्त चट्टानें हैं वो, दूसरा आपने देखा क्या कि जो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थ है वो, जो गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना है वो, और जो समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना है वो। ये चार आपके हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाणों में तापमान है, घनत्व है, दबाव है, गुरुत्व विसंगति है, भूचुंबकीय सर्वेक्षण है और भूकंपीय तरंग और उसके गुण है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि जो तीसरा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो हमारे पास स्रोत उपलब्ध कराते हैं, उसमें क्या है, कुछ जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उस अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो शोध कार्य किया जाता है उससे भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जो एक महत्वपूर्ण संस्था, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन है। ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी, क्या कहेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, उसके द्वारा जो समय समय पर शोध कार्य किए जाते हैं, उन शोध से भी जो निष्कर्ष निकलता है उन निष्कर्षों को भी शामिल किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चौथा, ग्रहों के अध्ययन के संदर्भ में जो मत हैं, ग्रहों के अध्ययन के संदर्भ में, खासकर ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रहों के अध्ययन का अर्थ है यहाँ पर कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन विचार, उत्पत्ति के संबंध में क्या है, क्लासिकल विचार, क्लासिकल विचार। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो क्लासिकल विचार है, इसमें क्या है कि दो प्रकार के विचार हैं। क्या है इसमें, हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं अद्वैतवादी विचार। ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में इसी प्रकार का एक विचार है अद्वैतवादी विचार, और दूसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वैतवादी विचार कहते हैं, द्वैतवादी विचार कहते हैं। हालांकि ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ये सिद्धांत है अद्वैतवादी और द्वैतवादी, अब बिग बैंग सिद्धांत के प्रकाशमान से ये सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये खगोलीय प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाणों पर खड़े नहीं उतरते। लेकिन फिर भी ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में ये दिए गए थे, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है, चाहे वो द्वैतवादी या अद्वैतवादी हो, कि पृथ्वी की जो अंतस्थ की दशाएं होंगी या तो गैसीय होगी या फिर द्रव की होगी। इससे हमें यही निष्कर्ष निकलता है। तो एक लाइन हम अपने आंसर में इंक्लूड करके रख सकते हैं कि जो द्वैतवादी और अद्वैतवादी विचार हैं, हालांकि अब इनकी मान्यता नहीं है, क्योंकि ये खगोल और जो साइंस के प्रमाण हैं उस पर खड़े नहीं उतरते। जो बिग बैंग थ्योरी अब ग्रहों की उत्पत्ति को नए तरीके से प्रमाणित करते हैं, जो सभी खगोलविदों के द्वारा, ज्योग्राफर के द्वारा स्वीकार है। लेकिन फिर भी ये दोनों सिद्धांत को यदि देखा जाए, समझा जाए, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की अंतस्थ की दशाएं या तो द्रव की होगी या फिर गैसीय होगी। तो अब जो पृथ्वी के अध्ययन के संदर्भ में जो आपके पास प्रमाण है, वो कितने प्रकार का प्रमाण हो गया, तो 4 प्रकार का। एक आपने देखा प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको 4 बताया, कौन कौन था, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको बताया जो खनन से प्राप्त चट्टान है, जो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थ है, गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। फिर दूसरा आपको बताया अप्रत्यक्ष प्रमाण। जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें आपको 6 पॉइंट बताया, तापमान है, घनत्व है, दबाव है, गुरुत्व विसंगति है, भूचुंबकीय सर्वेक्षण और भूकंपीय तरंग और उसके गुण। तीसरा आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शोध कार्य हैं
तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के शोध कार्यों को भी इसमें समय समय पर इंक्लूड किया जाता है। और चौथा आपको बताया कि ग्रहों के उत्पत्ति से संबंधित, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है, उत्पत्ति से संबंधित मत, तो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है क्या है, उस पर आधारित है। अब इन प्रमाणों पर खासकर जो आधारित है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे का में जो अब हम लोग देखेंगे, जो दृष्टिकोण है वो दो प्रकार का दृष्टिकोण उभर कर आता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल विचार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लासिकल मत कहते हैं, क्लासिकल मत। तो क्लासिकल मत या जो विचार है, इसमें कई विद्वानों के विचार होंगे, लेकिन ये विचार मुख्य रूप से 3 प्रमाणों पर आधारित है। इसमें सबसे मूल आधार बनाया गया है तापमान का, तापमान के बाद इसमें घनत्व का, घनत्व के बाद इसमें दबाव। इन 3 प्रमाणों पर ही आधारित है। और जो आधुनिक विचार है, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जो आधुनिक मत है पृथ्वी के अंतस्थ के बारे में, वो किस पर आधारित है? तो जो आधुनिक मत है ये आधारित है भूकंपीय तरंग। किस पर आधारित है? तो भूकंपीय तरंग और उसके जो गुण हैं, भूकंपीय तरंग और उसके गुण, और साथ ही साथ गुण तथा भूगर्भ के नीचे, यानी कि धरातल के नीचे, भूगर्भ के नीचे, भूगर्भ के नीचे उनके भ्रमण पथ के आधार पर। किसके आधार पर? उनके भ्रमण पथ, भ्रमण पथ के आधार पर, यानी कि भूगर्भ के नीचे भूकंपीय तरंगें किस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसके आधार पर है। तो आधुनिक मत इस पर, तो भूकंपीय तरंग और उसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया है। यदि आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो जरूर उसको देख लीजिएगा, तो समझ में आएगा। क्लासिकल मत जो है इसमें कई सारे विद्वानों का है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे जो एडवर्ड श्वेस का विचार है वो सबसे अधिक वैज्ञानिकता के नजदीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग श्वेस के विचार को भी पढ़ेंगे और जो आधुनिक मत है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा मत, क्योंकि आपके ही जो जैसे मैंने कहा कि आपका चैनल 500 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है, तो आप ही के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। आपके जितने व्यूज सब्सक्राइबर आएंगे उतना ही मेरा क्या होगा, मैं मोरली बूस्टअप होऊंगा, आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित होऊंगा। तो अब तब तक देखिए, अगले वीडियो में हम दोनों जो क्लासिकल मत है और आधुनिक मत है उसके बारे में आपके साथ विचार शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।